तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सर, जैसे कि हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा था, हीट और इंसुलेशन वाला, ठीक है। सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, ठीक। तो इसमें हमने आधा चैप्टर जो है अपना कंप्लीट कर चुका था, आधा जो है बचा हुआ था, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्लास तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जहाँ से हमारा बचा हुआ है वहां से आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज कहाँ से पढ़ेंगे? हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो देखिए क्या बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ हीटिंग कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसुलेशन transmit the heat to the atmospheric layer near to the earth in longer waveform. The air in contact with the land gets heated slowly and the upper layer in contact with the lower layer also get heated. This process is called conduction. देखो क्या बोल रहा है। हमें मालूम है कि सर ये अर्थ है, ठीक, ये सन है अपना, ठीक। सन हीट करता है, सन जो है अपनी इंसुलेशन देता है, तो आपका जो अर्थ है वो वापस हीट रेडिएट ऑफ करता है, ठीक। तो इसकी वजह से, अर्थ की वजह से जो यहाँ पे सरफेस होते हैं ना, ये जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनके कांटेक्ट में होते हैं। तो जब ये हीट इस पे जाते हैं तो ये एयर मॉलिक्यूल गर्म होंगे, फिर इस कांटेक्ट की वजह से जो ऊपर वाला एयर मॉलिक्यूल है वो भी गर्म होगा। इसकी वजह से आपको जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो भी गर्म होने लगता है, ठीक। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन, ठीक। कंडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर आर इन कांटेक्ट विथ वन अनदर, ठीक। देयर इज अ फ्लो एनर्जी फ्रॉम द वार्मर टू कूलर बॉडी। तो इसमें हो क्या रहा है, ये अपनी अर्थ है, ठीक। हीट इधर आ गई थी, अब हीट क्या आपकी वापस जा रही है। तो ये जो एयर मॉलिक्यूल है इनका जो टेम्परेचर है उतना गर्म नहीं है, पर अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो गर्म है, ठीक। तो ये अनइक्वल टेम्परेचर हुए, मतलब ये जो अर्थ सरफेस है ये गर्म हुआ और जो आपका एयर मासेस है वो ठंडी हुई। और ये दोनों क्या जब कांटेक्ट में आते हैं, इनकी वजह से ये एयर मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे, इनकी वजह से फिर ये वाले एयर मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। जहाँ पे दो अनइक्वल टेम्परेचर के कांटेक्ट में होते हैं और उनकी वजह से जो वार्मर, मतलब जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो कहाँ से होता है? वार्मर बॉडी से कूलर बॉडी में। Okay, the transfer of heat continues until both the bodies attain the same temperature or the contact is broken. अब ये ट्रांसफर ऑफ हीट तब तक चलता रहता है जब तक ये पूरा का पूरा एरिया, उसने तो क्या बॉडी को अलग अलग से बताया, पर जब तक ये पूरा का पूरा एरिया किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं आ जाता, भले वो ठंडा हो चाहे गर्म, ठीक। पर एनर्जी कहाँ से कहाँ मूव करती है? वार्मर से कूलर। ओके, कंडक्शन इज इंपॉर्टेंट इन हीटिंग द लोअर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। फिर आगे क्या बोलता है? द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ rises vertically on heating in the form of current and further transmit the heat of the atmosphere. This process of vertical heating of the atmosphere is known as convection. देखो बस उसमें हमें कंडक्शन समझ में आ गया। क्या आ गया कि भाई जब दो अनइक्वल टेम्परेचर की बॉडी जब एक दूसरे से कांटेक्ट में आती है और सेम टेम्परेचर करती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। अब दो चीज में आती है, अगर आपकी एयर मासेस जो वार्मर है वो वर्टिकली जा रही है कि हॉरिजॉन्टल जा रही है। अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर वो एयर राइसेस वर्टिकली हो रही है, मतलब ऐसे ऐसे जा रही है, ये टेम्परेचर गर्म, ये एयर मॉलिक्यूल गर्म हो, फिर ये एयर मॉलिक्यूल, फिर ये एयर मॉलिक्यूल, तो आपकी वार्मर एयर कैसी जा रही है? वर्टिकली जा रही है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। मतलब बस डायरेक्शन का फर्क है तो कंडक्शन ही, पर उसने डायरेक्शन बता दी कि जब किसमें हो रही है, जब वर्टिकल हीटिंग हो रही होगी एटमॉस्फेयर में, तब हम उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। द कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू ट्रोपोस्फियर। और ये कहाँ तक जाती है? सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फियर में। रिमेंबर होगा आपको कि आपकी कितनी लेयर होती है, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक। अब आगे क्या बोलता है? यही चीज, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। भाई वही चीज है, अगर वर्टिकली होगी तो हम उसको क्या बोल देंगे? हम उसको बोल देंगे कन्वेक्शन। और वही चीज अगर हॉरिजॉन्टल हो रही होगी तो हम उसको क्या बोल देंगे? हम उसको बोल देंगे एडवेक्शन, ठीक। कोई भी दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्शन का फर्क है, याद रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल हीटिंग जब होगी तो कन्वेक्शन, ओ वर्टिकल हीटिंग होगी तो कन्वेक्शन, हॉरिजॉन्टल हीटिंग होगी तो एडवेक्शन। अब आगे क्या बोलता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्टिकली मूवमेंट इन मिडिल लैटिट्यूड्स। मोस्ट ऑफ डे नाइट वेरिएशन इन डेली वेदर आर कॉज्ड बाय एडवेक्शन अलोन। इन ट्रॉपिकल रीजन पर्टिकुलरली इन नॉर्थर्न इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन लोकल विंड। देखो, जब आपकी ना जैसे गर्म हवा है वो वर्टिकली का उतना हमारे, क्योंकि भैया वो तो ऊपर जा रही है, पर हमें कहाँ, हम नीचे हैं अर्थ सरफेस पे। तो जो हॉरिजॉन्टल वाली होती है, जो एडवेक्शन होती है, वो हमारे लिए ज्यादा काम करती है, ठीक। उन्हीं एडवेक्शन में से जब आपने देखा होगा गाँव में, मतलब
लू होती है, ठीक। तो वो लू कैसे बहती है? वो लू आपकी हॉरिजॉन्टल में बहती है, ठीक। उसी विंड को हम क्या बोल देते हैं? लू बोलते हैं, जो कि क्या होती है? एक एडवेक्शन प्रोसेस होती है, ठीक। आई होप चीज समझ में आई होंगी, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले आपको कंडक्शन समझना था, कंडक्शन समझ में आ गया तो बस भैया, अगर वर्टिकली हो रही है तो कन्वेक्शन और हॉरिजॉन्टल हो रही है तो एडवेक्शन। हमारे लिए फिर एडवेक्शन प्रोसेस का एक लोकल विंड का नाम लिया, जो कि लू है, आप सब जानते होंगे, ठीक। गर्मी में होती है, बहुत खतरनाक होती है, सबकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है सर? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। पढ़ते हैं। द इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज इन शॉर्ट वेव्स फॉर्म एंड हीट्स अप इट्स सरफेस। देखो, जो सन है, सन की जो रेज आती है वो अर्थ पे पड़ती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं इंसुलेशन। पर ये जो वेव्स होती हैं, वो वेव्स कैसी, हम वेव्स को हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं शॉर्ट वेव, ठीक। क्या बोलते हैं हम उनको? शॉर्ट वेव बोलते हैं। अब भैया, जब अर्थ के पास चीज आई है, तो देखो, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कि मान लो ये भैया बंदा है, ठीक, लड़का है, यहाँ पे आपकी आग है, ठीक। ये इस आग को सेक रहा होता है अपने हाथ को, इस यहाँ से आग से एनर्जी गई, इसके हाथ को उसने गर्म कर दी। अब मान लो ये हाथ अपने किसी और पे कहीं लगाएगा, तो हाथ की जो एनर्जी भाई वो भी जाएगी। मतलब क्या होता है कि ये एनर्जी इधर जा रही, तो जो जो एनर्जी ले रहा होता है वो भी वापस एनर्जी करता है। वैसे ही हमारे अर्थ के साथ होता है। जब सन आपका इंसुलेशन भेजता है, तो अर्थ भी लेने के बाद उस इंसुलेशन को वापस भेजता है, ठीक। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम्स अ रेडिएटिंग बॉडी। जब अर्थ खुद गर्म हो जाता है, तो भैया ज्यादा गर्म हो जाएगा तो वो भी हीट छोड़ने लग जाएगा, becomes radiating body and it radiates energy to the atmosphere in long wave form। जैसे कि भैया आपका सन बहुत गर्म है, तो वो एनर्जी छोड़ रहा है, वो इंसुलेशन दे रहा है, किसको? अर्थ को, इन शॉर्ट फॉर्म में, ओ शॉर्ट वेव में। वैसे ही भैया, अब इसकी वजह से जब अर्थ गर्म हो गई, अर्थ भी अपनी वापस रेडिएटिंग छोड़ेगा, और वो किस फॉर्म में छोड़ेगा? वो छोड़ेगा लॉन्ग वेव फॉर्म में। उसी को हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, ठीक। याद रहेगा, जैसे कि हम सन से जो आती है हम उसको इंसोलेशन बोलते हैं, अर्थ से जो वापस जाती है उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। दिस एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो। दिस प्रोसेस इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। The long wave radiation is absorbed by the atmospheric gases, particularly by carbon dioxide and the other greenhouse gas. Thus the atmosphere is indirectly heated by the earth's radiation। देखो, अब ये ऐसा है कि मान लो, देखो हमने वो भी पढ़ी थी आपकी, देखो इधर समझा देते हैं। हमने पढ़ा था कि सर, आपका जो अर्थ, ये सन है आपका, है ना, ये आपकी हुई अर्थ। सन जब छोड़ता है, तो भैया यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी आपका है ना, जहाँ पे ओजोन ओजोन सब पाई जाती है। इसने अपनी इंसुलेशन छोड़ी किस फॉर्म में? शॉर्ट वेव फॉर्म में। अर्थ ज्यादा गर्म हो गया, अर्थ भी अपनी रेडिएशन छोड़ेगा, वो किस फॉर्म में छोड़ेगा? वो छोड़ेगा लॉन्ग वेव फॉर्म में, है ना। अब क्या होता है, ये जो हीट आ रही होती है ना, तो ये जो CO2 यहाँ पे, अदर अदर जो गैसेस होती हैं, वो इस हीट को ट्रैप करने लग जाती है, ठीक। इसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो और गर्म होने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो यही एक तरीके से, ठीक। Thus the atmosphere is indirectly heated by the earth radiation। मतलब अर्थ की खुद की रेडिएशन की वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। The atmosphere in turn radiates and transmits heat to the space. Finally, the amount of heat received from the sun is returned to the space, thereby maintaining constant temperature at the Earth's surface and in the atmosphere। देखो, हमने यहाँ पे बताया कि सर, ये हीट अर्थ वापस हीट छोड़ रहा था, तो CO2 ट्रैप कर लेती। मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया जो अर्थ इसके पास जो आई थी, देखो होता क्या, अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, यहाँ पे आई, अर्थ सन से अर्थ तक आ रही थी, मान लो 100% आ रही थी, समझो बात को। हमने पढ़ा था कि जो ओजोन लेयर होती है वो अर्थ से सन से आ रही हुई यूवी रेस को रोक देती है। तो मैं बोल दूं कि 100 में से मान लो 30% सनरेज नहीं आई, वो यहीं पे रह गई यहाँ पे कितनी बच गई? 70, जो भी बची, ठीक। अब यहाँ से फिर वापस जाएंगी, कुछ परसेंट जाएंगी, यहाँ पे CO2 ने रोक लिया। सारी की सारी CO2 नहीं रोकता है, कुछ छोड़ भी देता है, मतलब कुछ बाहर भी जाती है, ठीक। तो मतलब जितनी आ रही होती है उतनी ही वापस चली जा रही होती है। इसलिए हमारा जो अर्थ है वो ना ज्यादा गर्म रहता है, ना ज्यादा ठंडा रहता है। इसलिए हमें बोला जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करा जाए, वरना अगर ऐसे ही होता रहा, तो जो अभी बैलेंस चल रहा है वो बैलेंस नहीं रहेगा, वो पूरा का पूरा आपका क्या होने लग जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होने लग जाएगी, आपकी एटमॉस्फेयर, आपका अर्थ सरफेस ज्यादा गर्म होने लग जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक।
कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो मैंने आपको बताया ना कि कितना ज्यादा ज्यादा जाएगा कितना कम जाएगा, ये पूरा हीट बजट ऑफ द प्लेनेट अर्थ में, ये इतना कुछ काम का नहीं, से अपन इसे स्किप कर रहे हैं। ठीक, अपन डायरेक्ट आ रहे हैं। जो टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इंटरेक्शन सिलेक्शन टेम्परेचर, टेम्परेचर की कुछ चीजें में देखो अपन डायरेक्ट मेंस पे आ रहे हैं। बस आप इतना यहाँ पे इतना याद रखो कि हो गया, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, पहला क्या है, वहां का लेटीट्यूड कैसा है उस प्लेस का। दूसरा सिर्फ आपको फैक्टर याद करना है, लेटीट्यूड ऑफ द प्लेस। ठीक, उसके बाद वहां का एल्टीट्यूड कैसा है, वहां वो जो प्लेस है वो सी से डिस्टेंस, समझ रहे हो, मतलब किसके फैक्टर दिए कि भैया एक जगह आपका टेम्परेचर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी बात हो रही कि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा कि कम होगा, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, उस फैक्टर को दिया गया है कि वहां का लैटिट्यूड क्या है, प्लेस का एल्टीट्यूड क्या है, वो प्लेस सी से कितनी दूर रहेगा। ठीक, चौथा जो है प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट, और तो पांचवा लोकल एस्पेक्ट। ठीक, इन सब चीजों का आपको याद रखना है। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है इंपॉर्टेंट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। देखो सर, नाम से ही समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर जो है उसका इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन मतलब उल्टा हो रहा है, रेसिप्रोकल हमने पढ़ा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब उल्टा होना। क्या बोलता है, नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एलिवेशन। देखो आपको भी मालूम है कि हम जैसे जैसे हाइट पे बढ़ेंगे हमारा जो टेम्परेचर वो डिक्रीज होता है, ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल प्रोसेस है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। पर जब यही प्रोसेस एट टाइम्स द सिचुएशन इज रिवर्स, जब यही सिचुएशन रिवर्स हो जाए, रिवर्स मतलब हम एल्टीट्यूड पे मतलब हाइट पे तो ज्यादा जा रहे हैं पर हमारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। पहले घट रहा था ज्यादा ऊंचाई पे जाने पे, अब ज्यादा ऊंचाई पे जाने पे भी बढ़ रहा है, सिचुएशन रिवर्स हो गई। ठीक, जो नॉर्मल लैप्स रेट है अब वो इन्वर्टेड हो गया, मतलब उल्टा हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक, मेन चीज आपको क्या याद होनी चाहिए भैया, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, दो चीज यहाँ से याद होनी चाहिए। तीसरी चीज कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कब बनता है, सिचुएशन क्या है, तो सिचुएशन क्या है, अ लॉन्ग विंटर नाइट विथ क्लियर स्काईज एंड स्टिल एयर में एक आइडियल सिचुएशन है इन्वर्जन की होनी। तीन चीज यहाँ से याद रखनी है, पहला नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, दूसरा इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, और तीसरा इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बनने की कंडीशन क्या है, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक, फिर क्या बोलता है, द हीट ऑफ द डे, याद रहेगा, लॉन्ग विंटर नाइट, एक ठंड के इसमें ज्यादा टाइम बनता है, ठंड में जब आपका स्काई पूरा आराम से, मतलब स्काई एकदम क्लियर हो। ठीक, और हवा बहुत तेज ना बह रही हो, स्टिल एयर में एक आइडियल सिचुएशन है इन्वर्जन की। द हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग द नाइट एंड बाय अर्ली मॉर्निंग आवर्स द अर्थ इज कूलर। देखो अब ऐसा होता क्यों, हमने बात तो बता दी कि सिचुएशन पर ऐसा होता क्यों। देखो अब मान लो सर, आपका टाइम है विंटर का, ठंडियों का टाइम है। अब मैं आपको बता रहा हूँ डे में, ये दिन तो होता ही है ठंडी में और सूरज है। ठीक, मानते हैं भैया ठंड में उतनी रेडिएशन नहीं आ पाती जितनी समर में आती, बट इतनी तो आती कि गर्म कर दे। ठीक, तो डे में क्या होता है, डे में ये आपके अर्थ को क्या करती है, गर्म करती है, गर्म कर रही है, गर्म कर रही है, गर्म कर रही है, गर्म कर रही है। ठीक, अब भैया नाइट हो गई, क्या होगी सर, नाइट हो गई। ए, नाइट का तो बनी नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, मान लीजिए नाइट हो गई। तो नाइट में क्या होता है कि अब ये जो गर्म है ना, तो ये ऊपर उठती है। ठीक, ऊपर उठेंगी, ये एयर मासेस जो गर्म है, नाइट में क्या होता है, नाइट में भैया ठंडी का तो टाइम है, तो नाइट में ये एयर मासेस ऊपर उठती, ऊपर उठती, ऊपर उठती, और ये एयर मासेस बहुत ऊपर तक पहुंच जाती। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका गर्म एयर आ जाती है और नीचे आपकी ठंडी हो जाती है। ठीक, ऊपर आपकी एयर मासेस ऊपर अपलिफ्ट कर गई और नीचे जो टेम्परेचर बचता है, नीचे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तब आप इसमें क्या देख रहे हो कि आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक, समझ में आ गई, ये कब का टाइम होता है, देखो अगर आप देखोगे तो इन्हीं की वजह से जो आपके फॉग्स वॉग्स होते हैं, ठीक, जो भी फॉग्स होते हैं, डस्ट होते हैं, वो इन्हीं एरिया में होते हैं, इसलिए आपको दिख जाते हैं। ये कब तक दिखते हैं हमें, 6 बजे से पहले, जैसे सूरज के उदय होने से पहले, और लगभग 3-4 बजे तक, मिड नाइट जो हम बोलते हैं, भोर का टाइम जो होता है, वहां पे हमें ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। द हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग द नाइट। देखो रात के समय जो आपका अर्थ सरफेस है वो रेडिएटेड ऑफ करता है, मतलब ऊपर भेजता है, बाय अर्ली मॉर्निंग आवर्स।
द अर्थ इज कूलर देन एयर अबव। ठीक, मतलब सुबह होने से पहले आपका जो अर्थ का जो सरफेस है वो कूलर होता है उसके ऊपर की हवा से ज्यादा। ओवर पोलर एरियाज, अब भैया जहाँ पे ठंड है वहां पे तो ऐसा टेम्परेचर इन्वर्जन तो नॉर्मली होगा पूरे साल तक। ठीक है, अब इसके क्या क्या है भैया। सरफेस इन्वर्जन प्रोमोट स्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ठीक है, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल आपको ये पूरा याद करना है। ठीक, क्या क्या है कि सरफेस इन्वर्जन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर पे। स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल गेट कलेक्टेड beneath द इन्वर्जन लेयर एंड स्प्रेड हॉरिजॉन्टल टू फिल लोअर स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। डेंस फॉग्स इन मॉर्निंग आर कॉमन अकरेंस, जो मैंने बताया था कि भैया फॉग वॉग आपको दिख जाते हैं। ठीक, इसी विंटर के टाइम पे क्यों दिखते हैं, इसी वजह से। दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स अंटिल द सन कम्स अप एंड बिगिंस टू वार्म द अर्थ। ये कब किस टाइम पे मेनली होता है भाई, 4 बजे से लेकर जब तक कि आपका सूरज उदय नहीं हो जाता एक तरीके से। ठीक, 6 बजे तक के बीच में, 4 से 6 बजे तक के बीच में। आगे क्या बोलता है, द इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन हिल्स एंड माउंटेन्स ड्यू टू एयर ड्रेनेज। अब हिल्स और माउंटेन्स की बात करें तो एयर ड्रेनेज की वजह से यहाँ पे इन्वर्जन होती है। एयर इन्वर्जन क्या होता है पढ़ लेते हैं। कोल्ड एयर एट द हिल्स एंड माउंटेन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग नाइट flow under the influence of gravity. Being heavy and dense, the cold air acts almost like water and moves down the slope to pile up deeply in pockets and valley bottom with warm air above. This is called air drainage. It protects plant from frost damage. देखो क्या बोलना चाह रहा है। जैसे मान लो सर ये माउंटेन है। ठीक, अब क्या होता है यहाँ की जो सारी हवाएं हैं ग्रेविटी की वजह से वो पूरी की पूरी नीचे आ जाती है। ठीक, जो ठंडी हवाएं वो नीचे आ गई यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे इकट्ठी हुई। अब अब भैया जो गर्म हुई होती है वो ऊपर आ जाती है। ठीक, तो अभी अभी हमने देखा था कि ऊपर आपकी क्या हो जाती है, एयर जो होती है वो कैसी होती है, वार्म होती है। और यहाँ पे क्या हो गई, एयर क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एयर ड्रेनेज। ठीक, यहाँ पे अब जो फर्स्ट फॉस है, एक यहाँ पे ऊपर से जो फर्स्ट गिरेगी अब यहाँ पे किसकी तरह काम करेगी, आपका जो एयर कूलर है वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी, मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। ठीक, इसके से यहाँ से जो प्लांट्स है वो फॉग वॉग से थोड़ा बच जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसलिए क्या बोल रहा है वो, इट प्रोटेक्ट, आ गया, इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम फ्रॉस्ट डैमेजेस। ठीक है, बात समझ में आ गई भैया। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, सिचुएशन क्या है, वो मतलब कंडीशन क्या है। विंटर, लॉन्ग विंटर नाइट चाहिए, आपका जो स्काई है वो क्लियर होना चाहिए और आपकी जो एयर है वो भैया स्टिल होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा तेज और ज्यादा हवा में नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको एमसीक्यू कर लें क्या। देखो क्या बोलता है, द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट नून 21 जून। तो जून में हमारा क्या चलता है, गर्मी चल रही है। गर्मी मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से जाता है 23.5 नॉर्थ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर द डेज आर द लॉन्गेस्ट। तो ये भी क्या है भैया आपका चंडीगढ़। क्या बोलता है, द एटमोस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय द, एटमॉस्फेयर मेनली किस वजह से हीटेड होता है, जो सन देता है इंसुलेशन उसकी वजह से, या फिर जो अर्थ वापस छोड़ती है उसकी वजह से। तो अभी अभी हम पढ़ के आए कि लॉन्ग वेव जो अर्थ छोड़ती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उसकी वजह से ज्यादा एटमॉस्फेयर हीटेड होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। पूछा गया है, डायरेक्ट उठा के ये पूछा गया है, उठा के सीधे बोल रहा हूँ, मैच द फॉलोइंग से पूछा गया है। इंसोलेशन क्या होता है, एल्बिडो क्या होता है, आइसोथर्म क्या होता है, एनुअल रेंज क्या होता है। तो याद रखेंगे सर, इंसोलेशन क्या होता है, जो सूरज से रेज आ रही होती है हम उनको बोलते हैं द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड इंसोलेशन, ये तो मालूम ही है। ठीक, एल्बिडो भी हमने पढ़ा था कि एल्बिडो, अगर आप पोल सोल जहाँ पे आइस वाइस होती है तो वहां पे ना, मैंने आपको बताया था वहां पे चश्मा पहनाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां की जो सनरेज वहां पे जो पड़ती है बहुत तेजी से एकदम रिफ्लेक्ट करती है। ठीक, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अल्बीडो। द परसेंटेज ऑफ विजिबल लाइट रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अल्बीडो। आइसोथर्म क्या होता है, एनुअल रेंज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द मीन टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ इज कॉल्ड एनुअल रेंज। आइसोथर्म, लाइन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर। ठीक, आइसोथर्म मतलब जहाँ पे टेम्परेचर का हो उसी को। ठीक, कोई भी दिक्कत, इस चीज को याद रखेंगे, फिर बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट क्या है, द मेन रीजन दैट अर्थ एक्सपीरियंस हाईएस्ट टेम्परेचर इन द सब ट्रॉपिक इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर रेदर देन एट इक्वेटर। ठीक है सर, वो ये बोल रहा है कि अगर आप बात करोगे, मान लो इक्वेटर है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो इक्वेटर से ज्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे गर्मी होती है। मतलब ऐसा हाईएस्ट टेम्परेचर फील किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो मैंने बताया था हमारी फर्स्ट क्लास में, हमने इस बारे में पढ़ा था कि इक्वेटर पे मानते हैं कि सर सन जो है 24 आवर्स यहीं पे पड़ता है, पर इसकी वजह से सर इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, बादल बनते हैं।
अब जब बादल बनते हैं तो जब सूरज की पड़ती है तो आधा सनराइज तो बादल रोक लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे उतने बादल नहीं होते, इसलिए यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि सनराइज सीधे जा रहे थे, कोई बादल वादल रोकने वाला नहीं होता। क्या बोलेंगे कि सब ट्रॉपिकल एरिया टेंड टू हैव लेस क्लाउड कवर देन इक्वेटोरियल एरियाज। ठीक, मतलब कि सब ट्रॉपिकल एरिया, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है ना, हम इसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। ठीक, आपको पता भी होगा। तो सब ट्रॉपिकल एरिया के पास लेस क्लाउड होते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल, मतलब इक्वेटर के पास ज्यादा क्लाउड होते हैं और सब ट्रॉपिकल के पास लेस क्लाउड होते हैं, इसलिए वहां पे हाई टेम्परेचर पाया जाता है। ठीक, तो ये आपका खत्म हो गया हीट इंसुलेशन एंड रेडिएशन वाला चैप्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सीडीएस और एनडीए का सब पेपर है कब, 21 अप्रैल को। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही है, तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, लेसन यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।